कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। एक बार पुनः अर्चना जी बता दें कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। ठीक है। हम बीच में एक लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस मध्य में थोड़ी बहुत कक्षा स्थगित भी रहेगी, क्योंकि शीतकालीन अवकाश चल रहा है और विभागीय अवकाश के अनुकूल मुझे भी अपने दिनचर्या को सेट करना पड़ता है। लेकिन अभी एक आध क्लास चलने के बाद पुनः 15 तारीख के बाद आपकी क्लास नियमित रहेगी, और 16 तारीख से जब हम रेस पकड़ेंगे तो कुछ ही महीनों में हम कई खंडों को समाप्त कर देंगे। इस कड़ी में मैं आप सभी को याद दिला दिला दूं कि हम हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे, और इतिहास की कड़ी में मैंने चर्चा किया कि इतिहास के दृष्टिकोण से यदि आप सिलेबस को देखेंगे तो 3 मुख्य खंडों की बात की जाती है, जिसमें हम प्राचीन भारत में थे। मैंने कहा था कि प्राचीन भारत में 8 मुख्य अध्याय की चर्चा आवश्यक रूप से मैं करता हूँ, जिसमें सबसे पहला था पाषाण युग, उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग भी इसी में है। हर्ष काल और गुप्त काल से होते हुए हम इस खंड को देखते हैं। आप सभी ने पिछले दो दो या तीन अध्याय, शायद 3 अध्यायों को पढ़ लिया है, जिसमें पाषाण काल, हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक युग की समाप्ति हम लोग तकनीकी तौर पर कर चुके हैं। और साथ साथ जैसे मैंने कहा भी था कि बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है, वह भी साथ साथ चलता रहेगा। और हम इस कड़ी में नेशनल और इंटरनेशनल को अलग अलग लेकर चल रहे हैं। सॉरी, नेशनल इंटरनेशनल को एक साथ लेकर चल रहे हैं, बिहार को अलग लेकर चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी ने 3 कॉपी तैयार रखी होगी, और जैसे ही थोड़ा मौसम भी अनुकूल होता है तो क्लास की गति बढ़ जाएगी, तेजी बढ़ जाएगी। अभी मौसम अत्यंत प्रतिकूल है और संपूर्ण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। तो उसे देखते हुए जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसका असर कहीं न कहीं हमारे कक्षा पर भी पड़ता ही है। मैं अपनी मूल बिंदु, जो आज का मूल टॉपिक है, उससे कक्षा की शुरुआत करना चाहूँगा। हेडिंग में एक अध्याय का नाम लिखेंगे, 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग। 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग। 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग, यह हमारा आज का टॉपिक है। इसके पहले हमने हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स की पूरी व्याख्या की है, और एक बार मैं पुनरीक्षण कर देता हूँ, पूर्वावलोकन कर देता हूँ कि उसमें हमने सार तत्व के रूप में क्या पढ़ा। आप सभी याद रखेंगे कि पाषाण काल के विषय में जब हमने चर्चा शुरू की, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि पाषाणकालीन जो मनुष्य होते थे, वह एक तरह से पाषाणकालीन मनुष्य एक तरह से जो उनका जीवन था, वह यायावर की भांति था। आग के आविष्कार के बाद जीवन में एक उचित गति आई, और जब कृषि का आविष्कार हुआ, तो कृषि के आविष्कार के बाद जीवन यूं ही अचानक बदल गया, और सभ्य जीवन की तरफ, एक ग्रामीण समुदाय की तरफ मनुष्य नव पाषाण काल में बढ़ने लगा था। जब मैं आगे हड़प्पा की सभ्यता में जाता हूं, तो मैं चर्चा करता हूं कि यह एक नगरीय सभ्यता है। आपने उसकी चौहदी को देखा, मुख्य नगरों को देखा, मुख्य बिंदुओं को देखा, कलाओं को देखा। और उससे आगे जब हम वैदिक सभ्यता में चले, तो हमने देखा कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है, जिसके 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और मैंने आपसे कहा कि ऋग्वैदिक काल में जो जाति थी, वह पेशे पर आधारित थी। एक व्यक्ति जिस प्रोफेशन को चुनता है,
वह व्यक्ति उसी जाति में काउंट हो जाएगा। लेकिन समय के साथ व्यक्ति कुछ लिख रहे हैं, ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। चलिए हम आगे चलेंगे। मैं मूल बिंदुओं पर आ जाऊं तो मैं चर्चा कर रहा था कि वैदिक युग में पेशे से जातियां तय हो रही थी, जो ऋग्वैदिक काल की मुख्य बात थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज कहीं न कहीं, जी आपने ज्वाइन, उत्तर वैदिक काल में समाज कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जाति प्रथाओं में बंध गया था। और जब आप मंडल की बात करेंगे, 10 मंडलों की बात करेंगे, तो कोई अभ्यर्थी मुझे आप में से बताइए कि किस मंडल में चतुर्वर्ण यानी चारों वर्ण का उल्लेख है। कौन बताएंगे? वेरी गुड। 10वें मंडल में चारों वर्ण का उल्लेख है। इसे क्या कहते हैं, कौन सा सूक्त कहते हैं? पुरुष सूक्त। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग। अब समझने योग्य विषय है कि आखिर 6ठी सदी ईसा पूर्व ही क्यों, क्रांति का युग 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही क्यों आता है? तो बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन है। देखिए, अभी आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे आज। यदि हम कालखंडों की बात करें तो आप सभी ने वैदिक काल का ठीक से अध्ययन किया और आपने देखा कि वैदिक काल के दो मुख्य हिस्से थे। एक हिस्सा था ऋग्वैदिक, जिसका कालखंड है, कितना है कोई बताएंगे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा। और इसका दूसरा हिस्सा था उत्तर वैदिक। विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, 1000 से लेकर कितना तक? 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान देंगे इस पर। तो मैं बता रहा था कि उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था ने अपना विस्तार शुरू कर दिया है। जबकि ऋग्वैदिक काल में मनुष्य गाय पर निर्भर था, गाय को ही राज्य की मुख्य संपत्ति मानी गई थी। और मैंने कहा भी था कि राजा को गोपति कहा गया है। जबकि देखिएगा, गव्युति दूरी की मात्रक है, गोधुली वेला किसका मात्रक है, किसका सूचक है? समय की माप है। तो सब कुछ गाय के इर्द गिर्द ही है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है तो निश्चित तौर पर टैक्स व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। और मैंने आपको टैक्स व्यवस्था के अधिकारियों की नाम भी लिखवाए थे। कौन जवाब देंगे? भागदूत, वेरी गुड। ये क्या करता था? बलि जैसे कर को वसूलता था। और संग्रहिता क्या करता था? संग्रहिता कोषाध्यक्ष था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कृषि की अर्थव्यवस्था का जैसे ही विकास शुरू हुआ, निश्चित रूप से सभ्यता बसी बसाई सी हुई, राजा के पद की वैल्यू बढ़ गई। और आप देखेंगे जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मैंने लिखाया था वो था लोहे की खोज। आप सबकी कॉपी में लिखा हुआ है कि लोहा जो है 900 ईसा पूर्व में, 900 बीसी में उत्तर प्रदेश के गांधार प्रांत से खोजा गया था, अतरंजी खेरा। मैंने लिखवा दिया था। तो यहीं से एक क्रांति बनती है।
अब क्रांति कैसे शुरू होती है? तो क्रांति शुरू होती है कि जब लोहे का खोज होता है, तो हल में लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया, और जैसे ही हल में लोहा जुड़ा, कहते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में एक क्रांतिकारी योगदान के रूप में यह स्थापित हुआ। और इसके बाद टैक्स व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है? नौकरशाही। जैसे राजा, मंत्री, सेनापति, पुरोहित और ऊपर से नीचे तक के जो पद के अनुक्रम है, इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो दो चीजें, टैक्स सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी का विकास हुआ, और उसके बाद साम्राज्यों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और उसी उत्तराधिकार की लड़ाई की कड़ी में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वृज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, यह 16 महाजनपद प्रकट हुए। और इस 16 महाजनपदों के माध्यम से बहुत हजार सालों तक, यानी 1000 साल से भी ज्यादा मान लीजिए, हजार सालों तक शासन व्यवस्था आगे बढ़ती रही। और इसमें बौद्ध भी है, आगे चलकर कहीं जैन भी आपको दिख जाएगा, उसके बाद उसके कई धाराएं दिख जाएंगी। तो निश्चित रूप से इन सभी का समावेशन देखने को मिलता है, और एक बड़ी व्यापक सभ्यता और चतुर्थ नगरीकरण के विषय की भी चर्चा मिलती है, जिस सब की विस्तृत चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। अब आप लिखने की शुरुआत करेंगे सुनकर। मैं कहता भी हूँ कि बीपीएससी की कक्षा में लेखन का सबसे अधिक महत्व है। तो लिखेंगे, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, 6ठी सदी ईसा पूर्व, क्रांति का युग। 6ठी सदी ईसा पूर्व, क्रांति का युग। 6ठी सदी ईसा पूर्व, क्रांति का युग, यह हमारा हेडिंग होगा। क्रांति का युग। शुरुआत करते हैं। अब जहां आपने चैप्टर का नाम मेंशन किया है, वहीं नीचे या बगल में यदि स्पेस हो तो लिख दीजिएगा, महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल। इसको ध्यान रखेंगे। अब बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें आती है, वह मगध साम्राज्य से आता है। और यदि आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, तो मगध साम्राज्य बीपीएससी का बैकबोन है इस खंड में। क्योंकि मगध साम्राज्य के बिना कोई ऐसा साल नहीं हो सकता जहां प्रश्न बनाए जा सके। क्योंकि बिहार के प्रांत में, जो बिहार का हिस्सा है, उस हिस्से में मगध साम्राज्य एक बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली और संतुलित साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो इतिहास है, वो मगध के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस चैप्टर में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आपने लिखा है ब्रैकेट में महाजनपद काल। अब नीचे लिखिए परिचय, स्टार देकर लिखिए परिचय। परिचय। लिखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में होने वाले, 6ठी सदी ईसा पूर्व में होने वाले, होने वाले सामाजिक, कौमा आर्थिक, कौमा राजनैतिक, राजनैतिक
एवं एवं धार्मिक क्रांति के कारण एवं धार्मिक क्रांति के कारण धार्मिक क्रांति के कारण इस युग को इस युग को क्रांति का युग कहते हैं। इस युग को क्रांति का युग कहते हैं। स्पष्ट हुआ? अब इन क्रांतियों को हम क्रमवार रूप से देखेंगे, एक एक तथ्य को डिस्कस करेंगे कि आखिर किस लेवल पर क्रांति हुई और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इस चैप्टर की कौन कौन सी बिंदुएं अति महत्वपूर्ण हैं। अब आप में से कोई एक अभ्यर्थी बताएं कि क्रांति किन किन बिंदुओं पर हुई, क्यों हुई। अब मैं पूछना चाहूंगा, इसमें आज कई अभ्यर्थी किसी न किसी कार्य से छुट्टी लिए हुए हैं। अ, कोई एक अभ्यर्थी पहले, फिर मैं नाम की घोषणा करूंगा। अभिनय जी, एक बार वीडियो मोड में आ जाइए। सभी अभ्यर्थी वीडियो मोड में आ जाइए, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभिनय जी, आवाज आ रही है? अब इसमें कौन बताएंगे कि आखिर छठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति क्यों हुई, क्या कारण रहा होगा। चलिए मैं चर्चा करता हूँ। हाँ, कोई बोलना चाहते हैं? बौद्ध और जैन को लेकर हुई, वेरी गुड। लेकिन ये जो क्रांति का युग नाम दिया गया, ये क्रांति का युग क्यों कहा गया, सबसे जो मुख्य बात क्या रही होगी इसमें? मैंने बताया भी है एक बार, लोहा। आप देखेंगे कि जब लोहे का आविष्कार हुआ, उसके बाद कृषि अर्थव्यवस्था ने इस तरह से कुछ गति पकड़ी कि राजा को लगा कि 1/6 हिस्सा तो टैक्स लिया ही जा सकता है। और राजस्व की प्राप्ति का जैसे ही स्रोत बना, तो आप पाएंगे कि राजस्व प्राप्ति के स्रोत के साथ ही ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत भी हो गई। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिए, नीचे लिखिए, क्रांति के कारण क्रांति के कारण क्रांति के कारण क्रांति के कारण पॉइंट 1 में लिखिए लोहा। सबसे पहला कारण था लोहा, आयरन। कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में इसकी खोज हुई थी, यह सबको याद होगा। तो पहला तथ्य है लोहा। दूसरा तथ्य है महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक महत्वाकांक्षी शासक। अब जाहिर सी बात है कि यदि अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो विकल्प अपने आप बनेंगे। शासक शासक जो होंगे वो महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल में जब चर्चा कर रहे थे, तो आपने सभा समिति गण और विरथ जैसे संघों की, यूनियंस की बात हमने की थी आपके साथ, और हमने बताया था कि यह किस तरह से राजा पर कमांड रखते थे। लेकिन अब क्या है, शासक किसी भी इस तरह की संस्था के कमांड में नहीं है।
शासक खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं, क्योंकि उन्हें राजस्व के लिए एक अच्छा स्रोत मिल चुका है, जिसका मुख्य कारक जो है वो लोहा है, लोहे का आविष्कार है। तो दो बातें हमने लिखी, पहला लिखा लोहा, दूसरा लिखा महत्वाकांक्षी शासक। तीसरा लिखिए धार्मिक आडंबर, धार्मिक आडंबर, धार्मिक आडंबर का विरोध करने वाले लोग, धार्मिक आडंबर का विरोध करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग, धार्मिक आडंबर का विरोध करने वाले लोग, स्पष्ट है, विरोध करने वाले लोग। चौथा लिखिए मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, चौथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, क्वाइन, क्वाइन सिस्टम चलने लगा, करेंसी चलने लगी, और इससे क्या हुआ तो शासन को एक सही दिशा और सही स्थायित्व मिली, स्टेबिलिटी मिली। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें एक कैंडिडेट ने जो आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहा है वो कौन है इसमें? हाँ, एक बार आप अपना माइक ऑन कर लें, आवाज आ रही है आप तक? यदि आप माइक देखते होंगे तो सामने आपके माइक है, उसको ऑन कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और मैं आगे चलूंगा, मुख्य बातों पर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि छठी सदीसा पूर्व में इन चार कारणों से क्रांति आई थी, जिसमें सबसे पहला स्थान लोहे का है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। अभी जो अभ्यर्थी बाद में आए हैं वो याद रखेंगे कि लोहे का आविष्कार जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में 900 ईसा पूर्व में हुआ था, जो उत्तर वैदिक काल में पड़ता है। और वहीं से स्थिति और दशा दिशा बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि महत्वाकांक्षी शासकों के कारण भी छठी सदी ईसा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह भी ध्यान रखेंगे कि जो धार्मिक आडंबर हैं, जैसे मैंने चर्चा कर दिया आज भी, कि पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख है। समय के साथ आप देखेंगे कि जिस तरह से ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान मिलता था, उत्तर वैदिक काल में महिला अथवा नारी सम्मान में कमी आ गई थी। और कालांतर में तो ऐसा हुआ कि जो उच्च वर्ण है वह निम्न वर्णों के साथ विशेष भेदभाव पर उतर आए। तो इसी कड़ी में बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का अभ्युदय हुआ था, और वह इसी काल में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलेंगे, देखिए स्टार देकर अगला पॉइंट लिखिए इस पृष्ठभूमि में इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक एवं इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक एवं धार्मिक इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अब मैंने चारों की बात की, मैंने सामाजिक की भी बात की, आर्थिक की भी चर्चा की, राजनीतिक की भी चर्चा की, और धार्मिक पर भी हमने आपका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन याद रखेंगे कि राजनीतिक और धार्मिक, यह दोनों क्रांति आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजा के पास जो स्टेबिलिटी आई है और जिस तरह से महत्वाकांक्षी शासकों का उदय हुआ है और आज के राजतंत्र की झलक मिलती है, वह 6ठी सदी ईसा पूर्व से ही मिलती है। और धर्म के क्षेत्र में जो बौद्ध और जैन है, जो आम आदमी को एक नया आयाम देता है, उन दोनों धर्मों की शुरुआत भी इसी कड़ी में हुई है। तो यह दोनों तथ्य आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैं आगे चलूंगा, हम एक एक करके दोनों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग बनाकर, राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति। अब हमारा हेडिंग है राजनीतिक क्रांति। अब इसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होंगी, तो इसमें मुख्य रूप से जो 16 महाजनपद हैं, वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। और उस 16 में भी कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिन्हें हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जिनका हम अध्ययन करते हैं, वह बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उदय हुआ। अब यहां भी एक टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महाजनपद तो है 16, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें भारत में है 14 और पाकिस्तान में है 2। ध्यान रखिएगा इसे, पूछ पूछ देता है कई बार, तो लिख लीजिए, भारत में 14 और पाकिस्तान में 2। एकदम रट जाइए। अब ये भी ध्यान रखेंगे, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान में तब पड़ा जब पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन 15 अगस्त 1947 की पूर्व की तिथियों की बात करेंगे तो सब भारत का ही हिस्सा होगा। इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो यह कॉमन सेंस की बात है। जब ज्योग्राफी का हम विशेष अध्ययन करेंगे तो वहाँ इन सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा होगी। अब आप में से कोई बताइए कि पाकिस्तान में 2 कौन से हैं? 16 की चर्चा तो मैंने कर दी, लिखवा भी देंगे, लेकिन पाकिस्तान में 2 कौन से हैं? वेरी गुड। और दूसरा? अच्छा, कोई और अभ्यर्थी? एक तो इन्होंने बता दिया है, दूसरा बताइए। गांधार, तक्षशिला राजधानी है। गांधार प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है। वैसे मैं आगे चर्चा की कड़ी में आप तक पहुंचा ही देता हूं बातों को। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखिए, महाजनपदों का उल्लेख।
महाजनपदों का उल्लेख। दो जगह है। महाजनपदों का उल्लेख पूछ सकता है आपसे। यदि आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करते होंगे तो आप देखेंगे कि भगवती सूत्र की चर्चा और अंगुत्तर निकाय की चर्चा बारंबार हाई फ्रीक्वेंसी पर की गई है। तो लिख लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर है। तो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा कि यह बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यह जैन ग्रंथ है। इन दो ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। किसकी? कोई बताइए किसकी चर्चा मिलती है? महाजनपदों की। इसको ध्यान रखेंगे। आवाज आ रही है? आंशिक व्यवधान के लिए खेद है। एक अभ्यर्थी बता दें कि वॉइस क्वालिटी क्लियर है। मूल बातों पर आ जाते हैं। मूल तथ्यों पर आ जाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि 16 महाजनपदों की चर्चा दो मुख्य ग्रंथों में है। एक जो ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। एक बौद्ध का है और दूसरा जैन का है। इसको ध्यान रख लेंगे। अब हम एक एक की व्याख्या भी करेंगे आगे चलकर, लेकिन उसके पहले हम एक दो बिंदु लिख लेते हैं। स्टार देकर अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, इन 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इसको कभी नहीं भूलिएगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध साम्राज्य का उदय हुआ। उदय हुआ जिसके पीछे, जिसके पीछे की पृष्ठभूमि में
जिसके पीछे की पृष्ठभूमि में लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता, जिसके पीछे की पृष्ठभूमि में लोहे की उपलब्धता, कॉमा, हाथी, अंडरलाइन कर देंगे, हाथी एलिफेंट की उपलब्धता, हाथी की उपलब्धता, उपलब्धता, कॉमा, महत्वाकांक्षी शासक, महत्वाकांक्षी शासक, महत्वाकांक्षी शासक, महत्वाकांक्षी शासक एवं एवं प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड। प्रारंभिक राजधानी राजगीर, इसका दूसरा भी नाम है, क्या है? गिरिव्रज। वेरी गुड। प्रारंभिक राजधानी राजगीर तथा तथा जलदुर्ग के रूप में, जलदुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र प्रमुख है। जलदुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र प्रमुख है, प्रमुख है, इसको ध्यान रखेंगे। महत्वाकांक्षी शासक, कमा, या एवं प्रारंभिक राजधानी राजगीर, प्रारंभिक राजधानी राजगीर तथा जलदुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र प्रमुख है, प्रमुख है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण रहे, क्या कारण रहा कि 16 महाजनपदों में मगध शीर्ष पर रहा। सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में हम, सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में मगध की हम व्याख्या करते हैं, क्या कारण रहा? तो याद रखिएगा कि सबसे पहला कारण था लोहे का खोज। लोहे के खोज के बाद ही इसका उत्कर्ष हुआ है, क्योंकि लोहे ने कृषि को पहले प्राथमिक रूप से गति दी। उसके बाद जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनते हैं उसमें लोहे का व्यापक योगदान रहा। उसके बाद जो भवन निर्माण है उसमें लोहे का व्यापक योगदान रहा। तो लोहे ने साम्राज्य को एक बड़ी सकारात्मक और अस्थायित्व की दिशा प्रदान की थी। उसके बाद जो नंबर 2 पर है वो है हाथी की उपलब्धता। हाथी, हाथी का अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, खास करके श्रम बल के रूप में। तो हाथी मगध साम्राज्य में व्यापक मात्रा में उपलब्ध थे। महत्वाकांक्षी शासक, और एक सबसे जो मुख्य बात मैंने आपको बताई कि राजगीर का राजधानी होना, और गंगा, जो गंगा है वो जल दुर्ग के रूप में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो साम्राज्य ही गंगा से घिरा हुआ है, तो वहां पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। किसी भी शासक को नदी को पार करके आक्रमण करने के लिए सोचना पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। ज्यो ज्यो चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा एक एक तथ्य की हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आगे चलेंगे। हेडिंग बनाकर लिखिए 16 महाजनपद एवं एवं उनकी राजधानी। 16 महाजनपद
एवं उनकी राजधानी, उनकी राजधानी, उनकी राजधानी। अब हम महत्ता की कड़ी में ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे, और बीच बीच में जहां मुझे लगेगा कि इस तथ्य के विषय में कुछ बातें ऐड कर ली जाए तो वहीं ऐड भी करवा लेंगे। और मैं पहले से भी कहता हूं कि लेखन कला को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षाओं में लेखन का अत्यंत महत्व है। लेखन ही रिजल्ट है। पहला लिखिए, महाजनपदों में काशी, काशी, काशी। इसकी राजधानी है वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट लिखिए कुरु, क हर्षु कर, र दीर्घु कर, कुरु। कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा सबने। कुरु। इंद्रप्रस्थ, ब्रैकेट में डाल दीजिए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर। स्पष्ट हुआ। तीसरा, मगध, और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने हर तीसरी बार यह क्वेश्चन उठाया है। और बीपीएससी ही क्यों, बल्कि देश के विभिन्न आयोग में इस प्रश्न को हाई फ्रीक्वेंसी पर पूछा गया है। राजगीर या गिरिव्रज, राजगीर या गिरिव्रज। कभी कभी राजगृह भी लिखा होता है, राजगृह, उसका सेम मतलब है, समान अर्थ है। नेक्स्ट देखिए वज्जी, व जज संयुक्त हर्षिकार, वज्जी। कहाँ है इसकी राजधानी, कौन बताएंगे। वैशाली, वेरी गुड। कहाँ पड़ता है बिहार में, किस जिले में पड़ता है। भागलपुर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। वज्जी की राजधानी लिखिए वैशाली, ब्रैकेट में भागलपुर। मैंने गलत लिखा दिया, गलत लिखा दिया, इसको काट दीजिए। वैशाली में, वैशाली में भागलपुर को काट दीजिए, ठीक है। वैशाली तो आज भी है, किस जिले में पड़ता है, कौन बताएंगे। वैशाली खुद ही जिले में आता है, तो ध्यान रखिएगा। हाजीपुर में आता है ना, हाँ, तिरहुत प्रमंडल है उसका शायद, ठीक है। हाजीपुर में पड़ेगा ये, ठीक है, पटना के पास है। वैशाली से हम जाते भी हैं। भागलपुर को काट दीजिएगा, भागलपुर चंपा के लिए होगा, ठीक है, मानवीय भूल है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए अंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग क्या होगा इसकी, इसकी राजधानी क्या होगी। चंपा। इसमें लिखिए भागलपुर, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, भागलपुर। याद रखिएगा कर्ण,
अंग देश के राजा हुआ करते थे महाभारत काल में। इस तथ्य को मौखिक रूप से याद रखेंगे। दुर्योधन ने उन्हें अंग का राजा बनाया था। एक बड़ी कथा है इसके बैकग्राउंड में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। लिखिए सूरसेन। सूरसेन, इसका क्या होगा? मथुरा। मथुरा का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से है? कृष्ण से है। बिल्कुल सही उत्तर। सूरसेन में लिखिए मथुरा। मथुरा। नेक्स्ट लिखिए अस्मक। अब अस्मक के बारे में एक तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा। अस्मक, इसकी राजधानी है पोटन। पोटन। अस्मक की राजधानी है पोटन। अब एक बात जो इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। यदि जगह हो वहां पर तो ब्रैकेट में लिख दीजिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। और वहीं लिख दीजिए तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए अवंती। अवंती। अवंती, इसका क्या होगा? कौन बताएंगे? उज्जैन एवं महिष्मति। उज्जैन एवं महिष्मति। ये जो पोटन है, ये पोतन नहीं है, ये पोटन है। ये कहते हैं कि वो जो आप कह रहे हैं वो दूसरा है। दोबारा बताइए एक बार। ये तेलंगाना में पड़ता है वर्तमान में। साक्ष्यों के हिसाब से जो बुधन की सभ्यताएं थी उसके आसपास पड़ती है ये। बुधन, पोतन, पुटली भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलेंगे। मैं किस पर था अभी? अवंती। तो अवंती का आपने लिख लिया। उज्जैन, यदि कभी अवंती के बारे में उज्जैनी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा वो भी सही होगा, उज्जैनी। उज्जैनी भी कहते हैं। लेकिन उज्जैन और महिष्मति यह परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो इन दो तथ्यों को आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला देखिए गांधार। 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 तक्षशिला। और मैंने बता दिया था कि यह कहां पर है, पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। पाकिस्तान में दो हैं, गांधार और कंबोज। बाकी जो 14 महाजनपद हैं वह भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु नीचे। गांधार के नीचे लिखिए कंबोज। कंबोज।
इसकी राजधानी लिखिए हाटक, ह आकार ट क, हाटक, ब्रैकेट में पाकिस्तान, हाटक, पाकिस्तान। लिख लिया। नेक्स्ट, कौशल, कौशल, राजधानी में श्रावस्ती, कौशल, श्रावस्ती, ब्रैकेट में लिख दीजिए अयोध्या, अयोध्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए अयोध्या। नेक्स्ट, वत्स, व त स संयुक्त, वत्स, वत्स, कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट लिखिए मल्ल, म ल ल संयुक्त, मल्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। इतना महत्वपूर्ण कि दो महान धर्मों के संस्थापकों की, जो वास्तविक संस्थापक थे, उनका या उनकी मृत्यु इसी जगह पर हुई। बुद्ध की भी हुई, महावीर की भी हुई। तो इसकी राजधानी लिखी कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर। या इसका एक और नाम है कुशीनारा, कुशीनारा, या पावा, वो आकार पावा, इसी से बना है पावा पूरी, पावा, जहां महावीर ने अंतिम सांसें ली थी। इस तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। देखिए जगह भी, जैसे कुछ, जैसे मैं कहता हूं कि मगध, जैसे मैंने भी चर्चा की गांधार, ये सब किस जगह पर अवस्थित हैं, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन शेष का यदि आप राजधानी भी याद रख लेते हैं तो आप कंपीट करने की स्थिति में होते हैं इस प्रश्न में। एक आध और बच गया होगा। देखिए पांचाल, पांचाल, इसकी राजधानी कहां पर है, कौन बताएंगे? वेरी गुड। और एक राजधानी है इसकी, वो क्या है? ओ, अहिछत्र। इसकी काम्पिल्य एवं अहिछत्र, काम्पिल्य एवं अहिछत्र, अहिछत्र को ध्यान रखेंगे। लिखिए नेक्स्ट, चेदी, चेदी, चेदी की राजधानी कहां पर है? शक्तिमती, शक्तिमती, चेदी, शक्तिमती।
और लास्ट लिखिए मत्स्य। मत्स्य, विराटनगर। विराटनगर। आगे चलेंगे। तो हमने 16 महाजनपदों की राजधानी के विषय में विस्तार में चर्चा कर ली है। अब हम इसके अगले बिंदुओं पर चलेंगे, और एक तथ्य मैं लिखवा ही दूं आपको तो ठीक रहेगा कि इसमें कौन कौन सा अति महत्वपूर्ण है उसको टिक करवा देते हैं। फिर हम मगध साम्राज्य को देखेंगे, तो इसमें टिक कर लीजिए। जो मैं कहता हूं उसे टिक मार्क कर लीजिए। इसमें आप कुरु को टिक कर लीजिए। कुरु बहुत पूछा गया है। मगध, वज्जी। वज्जी कहां पर है? वैशाली। उसके बाद अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, भागलपुर, उसको भी टिक कर लीजिए। उसके पश्चात अश्मक को टिक कर लीजिए। गांधार को टिक कर लीजिए। मल्ल और पांचाल, इनकी राजधानी को हर हाल में याद रखेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे हाई फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी के अलावा किसी और परीक्षा में भी यदि भाग लेते हैं तो आप देखेंगे कि इन प्रश्नों से आपका सामना होता रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको अभी इसी कक्षा के मध्य में बताया था कि छठी सदी ईसा पूर्व में जो क्रांति आई, उसके पश्चात जब महत्वाकांक्षी शासकों का उदय हुआ, तो उसमें उभर कर आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था वह मगध साम्राज्य था। तो हम लिखने की शुरुआत करेंगे। हेडिंग में लिखेंगे मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद। अब यहां से हमारी कक्षा की शुरुआत होगी, और इस माध्यम से आप यह भी देखते चल रहे हैं कि बिहार पीसीएस में किन किन तथ्यों पर हमें विशेष जोर देना है। हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्यवाद। मैंने अभी भी चर्चा की, कुछ एक ऐसे कारक बने जिसके कारण मगध चरमोत्कर्ष पर चला गया। उन कारकों की व्याख्या कौन करेंगे? मैंने लिखवाया है अभी, सुमन कुमार जी। आप उन 3-4 कारकों के विषय में बताइए जो मगध के उत्कर्ष में सहायक रहे। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। कई अभ्यर्थियों का डेटा खत्म हो रहा है। मैं आज की क्लास को थोड़ा जल्दी ही ओवर कर दूंगा। सुमन जी, आवाज जा रही है? ज्योति कुमारी जी बताइए कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? कॉपी देखकर बताइए। अर्चना जी, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। और हाथी, मैंने भी चर्चा की थी
कि हाथी की बहुलता भी मगध साम्राज्य को उत्थान पर ले जाती है। और मैंने इसी कड़ी में एक आध और बिंदु बताया आपको कि राजधानी का राजगीर होना, जो एक संपन्न प्रदेश है। तो ऐसे कई कारक रहे जिससे मगध को उत्कर्ष मिला। अभी हम मगध साम्राज्यवाद में हैं। कोई बताइए कि मगध का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? वेरी गुड, अथर्ववेद में। आप इस कड़ी में यह भी ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद त्रिवेद में नहीं आता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अंतर्गत नहीं पड़ता है। तीन वेद में वो तीनों वेद ही आएंगे। अथर्ववेद उससे बाहर का वेद है। लेकिन चार वेद हैं तो उसमें गिनती तो हो ही जाती है, लेकिन त्रिवेद में नहीं होती है। त्रिवेद में अथर्व के अलावा बाकी तीनों वेद हैं। हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम मगध का उल्लेख सर्वप्रथम सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। स्पष्ट हो रहा है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में अवंती, वत्स, वत्स, कौशल एवं मगध। अवंती, वत्स, कौशल एवं मगध। मगध के बीच के बीच सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में के बीच सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आप एक बार कॉपी को देखिए। मैं 1 मिनट आपके सामने से हट जाता हूँ, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपके सामने आ जाते हैं।
आप सभी ने लिख लिया होगा। मैं मूल बिंदुओं पर आ जाता हूं। मैंने अभी 4 राजवंशों की चर्चा की है, जिसमें आप देखते हैं कि अवंती, वत्स, कौशल और मगध। इसको याद रख लीजिएगा। यह इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में उन 4 का नाम बताइए जिनमें महत्वाकांक्षा के लिए सबसे अधिक संघर्ष था। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उसमें मगध ही क्यों आगे चला गया। तो आप सारी बातें पहले लिख चुके हैं, आज की कक्षा में ही लिख चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन चारों में मगध ने उत्कर्ष प्राप्त किया और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, क्योंकि मगध के उदय के लिए मगध के उदय के लिए मगध के उदय के लिए सामाजिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक भौगोलिक एवं राजनीतिक संरचना अनुकूल थी। भौगोलिक एवं राजनीतिक संरचना अनुकूल थी। अनुकूल थी। स्पष्ट हुआ। अब हम आगे चलकर एक एक वंश के विस्तार में चर्चा करेंगे, जो मुझे लगेगा कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन वंशों की हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे। लिखिए, निम्नलिखित वंशों का निम्नलिखित वंशों का योगदान निम्नलिखित वंशों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उल्लेखनीय रहा है। उल्लेखनीय रहा है। पहला लिखिए, नंबर 1, वृहद्रथ वृहद्रथ वंश। वृहद्रथ वंश एक एक वंश को देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे, ताकि बातें हमारे संज्ञान तक बनी रहेगी और परीक्षा के दिनों तक भी हम इस तथ्य को याद रख पाएं। क्योंकि अभी तो कक्षा की शुरुआत ही हुई है, 10-12 क्लासेस हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तथ्य बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम उन विशेष तथ्यों का चयन करके रखें जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें सीमित मात्रा में याद भी करना पड़े। क्योंकि सीमित रहता नहीं है, वह असामान्य हो जाता है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं 4-5 बिंदुओं में वृहद्रथ को समाप्त कर दूंगा। लिखिए, पॉइंट नंबर 1, हमारा हेडिंग है वृहद्रथ वंश। पॉइंट नंबर 1, देखिए, पुराणों में उल्लेख है। पुराणों में उल्लेख है। पुराणों में उल्लेख है। ये पहला बिंदु है। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, स्थापना किसने की होगी? वृहद्रथ ने की होगी, क्योंकि नाम ही है वृहद्रथ वंश। तो लिखिए, संस्थापक, तीर का चिन्ह, वृहद्रथ। संस्थापक, तीर का चिन्ह और वृहद्रथ। अब मैं एक अभ्यर्थी से, आज तो कई अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से व्यस्त हैं, लोगों ने छुट्टियां ली हैं आज तकनीकी कारणों से, लेकिन उपलब्ध लोग हैं इसमें।
कोई एक व्यक्ति बता दें कि इस वंश का पहला शासक कौन था। वेरी गुड। सबका जवाब नहीं आया तेजी में, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, स्पष्ट है कि जिसके नाम पर वंश रहेगा वही पहला शासक होगा। अब दूसरा कौन था इस वंश का, सेकंड, दूसरा शासक कौन था, ये कौन बताएंगे। आप सभी ने नाम सुना होगा। कोई बताना चाहते हैं शायद, ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन इतना खतरनाक है कि आप पकड़ लेंगे इसमें, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो अति चर्चित है और महाभारत काल में उस व्यक्ति के आतंक से कृष्ण भी भयभीत थे एक समय तक। जरासंध, जरासंध। आप सभी ने जरासंध का नाम सुना होगा। वो इसी वंश का था, ध्यान रखिएगा। जरासंध की हत्या भीम ने कर दी थी। अत्यंत बलशाली योद्धा था और वृद्धरथ का ही पुत्र था। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि पुराणों में उल्लेख है, पुराण में महाभारत भी आ जाता है, तो महाभारत में भी इसका उल्लेख है। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संस्थापक लिख चुके हैं आप, पहला शासक वही रह जाएगा। देखिए, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक रिपुंजय। रिपुंजय, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। पहला तो वृद्धरथ, अंतिम रिपुंजय। रिपुंजय। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अभी तक जितने ज्ञात वंश हैं इतिहास में, जिनके बारे में कोई न कोई जानकारी मिली है, उसमें मगध पर शासन करने वाला, ध्यान रखिएगा, मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश वृहदत्त वंश ही है। इसको लिख लीजिए, उसी में ऐड करके नीचे लिखिए, मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला मगध पर शासन करने वाला प्रथम ज्ञात वंश है। प्रथम ज्ञात वंश है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम ज्ञात वंश है। प्रथम ज्ञात वंश है। प्रथम ज्ञात वंश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, जो वृहद्रथ का पुत्र था, जो वृहद्रथ का पुत्र था, वृहद्रथ का पुत्र था, पुत्र था। लास्ट पॉइंट, आज का अंतिम बिंदु।
देखिए, महाभारत में इस वंश का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इस वंश का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इस वंश का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। आज के लिए इतना ही। जैसे हम रेगुलर कक्षा के बाद करंट अफेयर्स को लिखते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास फिर कल से शुरू होगी। और मैंने स्पष्ट कर दिया है कि स्टैटिक पोर्शन में जो 8 खंड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस, इसकी कॉपी अलग रहेगी। जबकि करंट अफेयर्स की कॉपी 2 हिस्सों में विभाजित होगी। एक जिसमें बिहार का स्पेशल करंट है और दूसरे हिस्से में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। मैं जहाँ तक स्मरण कर पा रहा हूँ कि गत कक्षाओं में, पिछले कक्षाओं में हमने मार्च 2023 बिहार के संदर्भ में देख लिया था। और कोई एक अभ्यर्थी बताएं कि नेशनल इंटरनेशनल में कहाँ तक हुआ था, किस माह तक हुआ था। आप में से जिन्होंने लिखा हो, अभी जनवरी में ही है। नेशनल थोड़ा सा पीछे है, नेशनल को गति दिया जाएगा और उसे भी हम पहले मार्च तक लाएंगे। तो कल की जो कक्षा होगी उसमें अगला टॉपिक जो स्टैटिक का होगा, इतिहास का होगा, वह होगा प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य। और करंट में हम जनवरी को टच देने का प्रयास करेंगे। अपना डेटा अभी बचा कर रखिएगा जब तक एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। एप्लीकेशन हमने प्ले स्टोर पर डाल डाल दिया है, लेकिन उसमें एक दो तकनीकी चीज़ें और करना शेष है। जैसे ही वो टीम ऐड कर देती है उसके बाद फिर हम उस पर भी क्लास ले सकते हैं और उस पर ऑटो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हमें क्लास को विभिन्न जगहों पर रिकॉर्ड करके पेश करना पड़ता है ताकि जिनका छूट गया है वो देख सकते हैं। यह सुविधा 1 सप्ताह के अंदर आपके हाथों में होगी। अभी एक सूचना और भी है कि कोई भी यदि नए अभ्यर्थी आपके माध्यम से आते हैं, उन्हें कहेंगे कि एप्लीकेशन के माध्यम से अभी अभी एडमिशन ना लें, 2-3 दिन के बाद लें, क्योंकि उसमें एक आध तकनीकी कार्य चल रहे हैं। वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। अब एक बार पूछताछ कर लेता हूं, जो कक्षा का मुख्य अंश है। ज्योति जी, आप बताइए, आपसे एक अगला प्रश्न है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कोई भी? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड। एक अगला प्रश्न है जिनका जवाब तैयार रखेंगे, मैंने पढ़ाया था, पूछ लेता हूं। आप में से कोई बताएंगे कि विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। बहुत बढ़िया, याद तो किया है आप लोगों ने। एक और वैदिक सभ्यता से एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई बताइए कि जो अतिथि हैं उसको क्या बोलते थे? गोहना। गोहना कहते थे, तो ये सही उत्तर है। आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ और यह क्लास यूट्यूब पर भी अभी दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐप के माध्यम से आप तक सारी रिकॉर्डेड क्लास उपस्थित रहेंगी। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। हाँ हाँ, कोई पूछना चाहते हैं? मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि यदि कोई अभ्यर्थी डेटा संधारित किए हों, आप में से कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास जितना मैंने इस 10-12 दिन में पढ़ाया है वो पूरा डेटा है नेशनल और इंटरनेशनल का? एक बार कोई बता दें। आज वैसे 5-7 लोग नहीं हैं इसमें किसी कारण से, वो आ जाएंगे कल तक, उनके पास अवश्य होगा। आप में से कितने लोगों के पास है? चलिए, मैं एक काम करता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है उसे मैं पीडीएफ बनवा कर आप तक भेजने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें 2-3 दिवस का मुझे समय लगेगा, तो थोड़ा सा अलग कार्य हो जाएगा। एक पीडीएफ मैंने भेज दिया था महिलाओं के क्षेत्र में प्रथम, वो आप लोगों ने संधारित कर लिया है।
उम्मीद करते हैं कि सब ने कर लिया होगा। कितने लोगों ने कर लिया है वो हाथ खड़े करें एक बार। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है। वो है कि खो गया? अर्चना जी, महिलाओं के क्षेत्र में प्रथम का जो पीडीएफ था, पीडीएफ, उसको कहीं संभाल कर रख लीजिए। बहुत बेहतर डेटा का संकलन किया गया है और उसको देखते रहिएगा। मैं दोबारा से भेजने का प्रयास करूंगा। सभी लोग अपने फ़ोन में या जिस डिवाइस में आप सेव रखते हो उसे सुरक्षित रख लें। चलिए, शेष बातें होंगी कल। आज थोड़ा मैं पहले क्लास को छोड़ रहा हूँ। कल भी आपकी कक्षा है, संध्या के 6:30 बजे से आपकी क्लास कल भी है, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी से छुट्टी पर हूँ, लीव पर हूँ, क्योंकि विभागीय अवकाश चल रहा है। तो अभी 6:30 बजे से होगी कल। लेकिन जब 15 तारीख के बाद विभागीय कार्यों में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जैसे 7:15 में क्लास चलती थी वैसे ही क्लास चलेगी। आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि।